Hello everyone. Today I am going to share my views on a very crucial international organization, the Group of Seven or G7, from an SSB and group discussion perspective or from the point of view of lecturate topic. As future officers, we must analyze not just the historical facts but also the present geopolitical realities and critical shortcomings of such groups. तो सबसे पहले समझते हैं कि G7 क्या है। G7 एक एलीट इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम है जिसमें दुनिया की सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज आती हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान। इन 7 देशों के अलावा द यूरोपियन यूनियन भी इसका एक नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर है। फैक्चुअल वेटेज की बात अगर करें तो ये मेंबर्स दुनिया की लार्जेस्ट IMF एडवांस्ड इकोनॉमीज और लिबरल डेमोक्रेसीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो शेयर्ड वैल्यूज ऑफ प्लूरलिज्म और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पर बेस्ड है। इसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई? 1970s की शुरुआत में जब दुनिया एक मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही थी, तब 1975 में इसे एज ए G6 फॉर्म किया गया था। अगले ही साल 1976 में कनाडा इसमें जुड़ गया और ये ऑफिशियली G7 बन गया। एक वक्त ऐसा भी था जब रशिया इसका पार्ट था, मेकिंग इट दी G8। लेकिन 2014 में क्रीमिया क्राइसिस के बाद रशिया को इस ग्रुप से कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया गया। सो G7 जो हमारा था कभी G6 भी था और कभी G8 भी था, लेकिन प्रेजेंटली ये G7 है। आज की प्रेजेंट स्टेटस की अगर बात करें तो ये ग्रुप सिर्फ इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं है। आज ये ग्लोबल सिक्योरिटी, डिजिटल पॉलिसी, टेक गवर्नेंस और क्लाइमेट चेंज जैसे प्रेसिंग इश्यूज को एड्रेस करता है। चाहे दुनिया भर के लिए ग्लोबल टैक्सेस और ट्रेड रेगुलेशन सेट करना हो या ग्लोबल हेल्थ और ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करनी हो, G7 हमेशा एक टोन सेट करता है। ओके, फॉर एग्जांपल 2022 में इनकी 48th समिट जो जर्मनी में हुई थी, जहां ऐसे ही क्रिटिकल ग्लोबल इश्यूज पर चर्चा की गई, बातें की गई और डिसीजंस लिए गए। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ग्लोबल क्राइसिस के दौरान एग्रेसिव नेशंस पर यूनाइटेड सैंक्शंस लगाने में G7 एक डिसाइसिव बॉडी की तरह काम करता है। नाउ लुकिंग एट दिस स्ट्रिक्टली from the analytical angle expected in our SSB group discussions, we must look at its shortcomings and emerging challenges. आज के rapidly changing multipolar world में इसकी exclusivity पर सवाल उठते हैं। ये essentially western democracies का एक powerful platform बनकर रह गया है। क्रिटिक्स का मानना है कि बिना डेवलपिंग नेशंस की एक्टिव रिप्रेजेंटेशन के इनका ग्लोबल मिशन अधूरा है और नए इमर्जिंग चैलेंजेस को सॉल्व करना मुश्किल है। और यही बनाती है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया, क्योंकि हमें हर टॉपिक जो भी हम लेते हैं विद रेलिवेंस टू इंडिया देखना ही है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये पॉइंट कि व्हाई इंडिया इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द G7। टेक्निकली इंडिया G7 को ऑफिशियल मेंबर नहीं है, we all know that. But despite that, India is frequently invited as a special partner due to its significant geopolitical weight and growing global role. So, conclusively we can say that जो इंडिया का अप्रोच है G7 के लिए, वो it is not just about seeking a seat at the elite table, but about acting as a necessary bridge for the developing world. G7 countries को ये क्लियरली समझ आ चुका है कि नए जियोपॉलिटिकल टेंशंस को फेस करना
और ग्लोबल इश्यूज को टैकल करना बिना इंडिया की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बहुत मुश्किल है। The reality of today's world order is that the G7 needs India just as much as India benefits from the G7. So finally, the G7 functions as a powerful and decisive coalition that shapes international trade, digital policies and global order. और आगे चलकर जैसे जैसे इंडिया का स्टेचर ग्लोबल स्टेज पर और बड़ा होगा, G7 के साथ हमारी पार्टनरशिप सिर्फ हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रोग्रेसिव फ्यूचर के लिए भी एब्सोल्युटली एसेंशियल होगी। Gradually, we can see that G7 countries are adapting to a multipolar world. Global South support, the G7 frequently supports developing nations through targeted humanitarian aid and infrastructure investment. Maintaining hegemony, the group remains the primary instrument for Western democracies to assert influence. Future imperative, if we see, the G7 must continually adapt its framework to counter competing global narratives and integrate the voices of emerging economic powers. So, executive summary. If we can summarize, we would say a dominant coalition of 7 advanced liberal democracies plus the European Union, built on shared values and massive economic weight, evolved from crisis management in 1975 to setting the modern tone on global security, digital policies and international trade, recognized as an indispensable spatial partner, cementing India's status as a leading global power and democratic counterweight. I hope you understood the topic. Please do explore yourself, and if there are any doubts, please do comment. Thank you very much. Jai Hind.